आप सभी का इस इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब मेरे साथ पिछली कक्षाओं में पढ़ा अभी मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को हमने 2 लेक्चर में कवर किया है, ठीक है? मुद्रा बाजार में हमने देख लिया कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या-क्या होते हैं, जैसे जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, कमर्शियल पेपर हैं, जिनको वाणिज्यिक पत्र कहेंगे, ठीक है ना? और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट है, ये सब हमने देखा था ये कैसे उपयोग किए जाते हैं, कौन-सा उपकरण बैंक प्रयोग कर सकती है, कौन-सा औद्योगिक इकाइयाँ कर सकती हैं और कौन से आरबीआई कर सकती है। ये सब हमने पिछली कक्षाओं में देखा। साथ ही हमने बिटकॉइन को समझा कि बिटकॉइन जो है कैसे कार्य करती है, बिटकॉइन किस तकनीक पे बनाई गई है, ठीक है ना? और उसी तकनीक का प्रयोग करके अन्य डिजिटल करेंसियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है ना? क्रिप्टोग्राफ़ी, क्रिप्टो तकनीक कह लीजिए। और बिटकॉइन में हमने बताया था कि बिटकॉइन क्या है, एक आभासी मुद्रा है, भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है। और कुछ वर्षों पहले जो है इनमें यह माना जाता है कि जापान के एक वैज्ञानिक ने इसका निजात किया था। इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें लगभग कुछ पज़ल्स डाल दिए गए हैं। जब कोई इस पज़ल को सॉल्व करता है, तो उन्हें बिटकॉइन की प्राप्ति होती है, ठीक है? अब इस बिटकॉइन का जो है डिजिटल मार्केट में उपयोग किया जा रहा है, इसकी माँग की जा रही है, जिस कारण से इसके मूल्य में बढ़ोतरी देखी जाती है। क्योंकि ये पज़ल सीमित है और ये माना जा रहा है कि कुल पज़ल जो है लगभग 2040 में खोज निकाले जाएँगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसकी डिमांड बढ़ती रहती है और साथ ही इसका एक कमी ये है, ये जो है कि आभासी मुद्रा है और इसका जो है कि लीगल टेंडर बनाने के लिए जो है कि अभी भी बहुत सारे देश इसको नहीं एक्सेप्ट करते। अभी जो है कि एल साल्वाडोर जो है, उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिन्होंने पहली क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना है, जिसका नाम हमने बताया था पिछली कक्षा में, चिवो है, ठीक है ना? आप मैप में जाके एल सल्वाडोर को देख सकते हैं, एक उत्तरी अमेरिका का जो है देश है, ठीक है ना? तो बाकी रूस और जापान भी जो है क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देते हैं, लेकिन उसकी जो सेंट्रल बैंक है उसको नहीं माँग इसको इसकी मान्यता देती है। बस वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में इसका उपयोग किया जाता है, उनकी खरीद उसमें, ठीक है ना? बाकी वैसे लीगलाइज़ नहीं है रूस में और जापान में भी अभी तक। अभी तक जो है एल साल्वाडोर ने जो है क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर माना है। बाकी जो देखा जाए तो भारत में भी डिजिटल करेंसी आ गई जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, ठीक है ना? अब जैसे देखा जाए तो 3 तरह की क्रिप्टो करेंसी होती हैं। नाम अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है ना? 3 तरह की क्रिप्टो करेंसी जैसे उसमें आपका देखेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और एक है आपका जो है कि स्टेबल कॉइन है और एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना? तो डिजिटल करेंसी में अभी तक जो नाम है, एक आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? और दूसरा है स्टेबल कॉइन, तीसरा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है ना? इस तरह की डिजिटल करेंसी बनाई गई है, ठीक है ना? अब जैसे कि अब क्रिप्टो करेंसी में अब जैसे वही आप बिटकॉइन देख लीजिए, हमने बताया था ना, ये क्रिप्टो करेंसी के ये सब नाम हैं, ठीक है ना? बिटकॉइन हो गया, हमने और नाम बताए थे जो है पिछली कक्षा में, एक बताया था हमने लिब्रा, जिसको फेसबुक ने नाम चेंज करके डीएम कर दिया था, डीआईएम, ठीक है ना? तो और भी नाम थे जो है कि पिछले नोट्स में आप देखेंगे तो, ठीक है ना? जैसे हमने
पिछली क्लास में बताया था यहाँ पे, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा दे रहा हूँ, एक बार आप। इथेरियम है, लाइट काइन है और डोज काइन है, ठीक है ना? और भी नाम है, नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ये सब जो है डिजिटल करेंसियां हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना? और सीबीडीसी में जैसे भारत का ई रुपीज, ठीक है ना? तो डिजिटल रुपया जो है आ गया, तो सीबीडीसी एक या किसी देश की केंद्रीय बैंक जो है ये जारी करती है, ठीक है ना? किसी देश की केंद्रीय बैंक जारी करती है। अब क्रिप्टो करेंसी जो हमने बताया था चीवो, यह एल सल्वाडोर ने जारी किया और इसको लीगल टेंडर बनाया, और इसको लीगल टेंडर घोषित किया, ठीक है? इसका मतलब अभी तक ये प्रथम देश बना। अभी नेट पे सर्च कर लीजिए और कोई देश है क्या इसमें जो है लीगल टेंडर घोषित करने वाले। तो भारत में जो है सीबीडीसी रिजर्व बैंक ने जो है कि डिजिटल रुपया जारी किया है, ठीक है ना? सीबीडीसी जो है कई देशों ने जारी किया है, तो इस मतलब वहाँ की केंद्रीय बैंक ने उसी तकनीक का प्रयोग करके जो मुद्रा जारी की जाती है इसके द्वारा, उसको संप्रभु का दर्जा दिया जाता है। मतलब यदि उसको किसी को पास भेजा जाता है तो वो स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ठीक है ना? यदि क्लेम करना है, जैसे आप देखेंगे नोटों पे लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, इसका मतलब उस पे लीगलाइज कर दिया गया। उसी तरह से डिजिटल करेंसी को भी भारत में जो केंद्रीय बैंक ने जारी किया है वो लीगलाइज किया गया है, ठीक है ना? बाकी हमने सीबीडीसी के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ा था, ठीक है ना? तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, राष्ट्रीय आय की। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय आय देखेंगे पूरे देश, पूरे विश्व में उत्पादन विधि द्वारा जो है जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि जो है राष्ट्रीय आय की, वो उत्पादन विधि है, ठीक है ना? तो अभी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, ठीक है ना, हमें जो है जीडीपी और जीएनपी जानना होता है, तभी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसी से ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसी देश की निकलती है, ठीक है ना? तो हमें देखेंगे इस लेक्चर में जीडीपी जीएनपी क्या है, ठीक है ना? उसके अन्य अन्य फॉर्म क्या है, प्रकार क्या है, उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना? तो अब जैसे कि इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, किसी या एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के, ठीक है ना? तो जीडीपी जीएनपी में ये देखा जाता है कि ये वित्तीय वर्ष में, एक साल में कितना जो है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, ठीक है ना? अब ये इसी से जो है हम देखते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, ठीक है ना?
तो पहले हम जीडीपी देखते हैं, इसके बाद फिर आगे जीएनपी और अन्य चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना? जीडीपी क्या होती है कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसके योग को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन ये शर्त ये है कि घरेलू सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ कहा गया है एक तो घरेलू सीमा में, ठीक है ना? घरेलू सीमा मतलब जितनी जो देश की सीमा है, वो घरेलू सीमा मानी जाएगी। साथ में जो है कि यदि मान लीजिए किसी देश में अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारतीय दूतावास है, तो वो भी भारत की सीमा मानी जाती है, ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि जो भारत में अन्य देशों के दूतावास हैं, ठीक है ना? दूतावास समझ रहे हैं? जो विदेशी अन्य देशों का केंद्र होता है, जो इस पे जो है कि अपने देश के ये कार्य करते हैं वहाँ पे आके, ठीक है ना? तो उसका जो है कि विदेश नीति में आप पढ़ेंगे उसको जब, कि जो है दूतावास का क्या कॉन्सेप्ट है, कब बना, क्यों, इसकी क्या अवधारणा है, ठीक है? अभी आप इसमें सिर्फ यही जान लीजिए। जैसे दूतावास है, तो ये घरेलू सीमा में नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो इस बताने का मतलब ये था कि ये भी सीमा, घरेलू सीमा का मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ, जो है कौन घरेलू सीमा कही जाएगी, कौन सी नहीं कही जाएगी, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि इसमें होता है घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन कौन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उत्पादन कौन कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, बस घरेलू सीमा में होना चाहिए, ठीक है ना? उत्पादन कौन कर रहा है, बल्कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये मायने रखता है, ठीक है ना? बल्कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये मायने रखता है। इसका मतलब यदि उत्पादन चाहे देसी कंपनियां करें चाहे विदेशी करें, वो सब जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा घरेलू स्तर पर, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए, ठीक है ना? ये भारत के अंदर जो है जो भी कंपनियां कार्य कर रही हैं, ठीक है ना? जो भी उत्पादन हो रहा है छोटी बड़ी कंपनियों के द्वारा मिलके सब घरेलू स्तर पे, चाहे वो कंपनी भारत की हो या बाहर से आई हुई कंपनी हो, वो सभी सभी क्या माना जाएगा, सब जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है ना? सभी जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। तो इसमें ये मायने रखता है कि उत्पादन जो है कहाँ हो रहा है, यदि देश में हो रहा है तो जीडीपी का हिस्सा है,
और यदि देश में नहीं हो रहा है तो जीडीपी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो जीडीपी का जो है माना जाता है, जीडीपी का जितना जीडीपी जो है देश के अर्थव्यवस्था का आकार को बताती है। ठीक है ना? मतलब किसी देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है जीडीपी का देखा जाता है। हमने कहा कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है ना? इसी गणना में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कार का उत्पादन हो रहा है, कार बनाई जा रही है, पूरी पूरी कार के नई कार का मूल्य ले लेंगे। अब उसमें टायर है, कौन कंपनी बना रही है, इंजन कौन कंपनी बना रही है, अन्य पार्ट्स जो भी हैं कौन कंपनी बना रही है, ये सब नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब मिल के एक कार का उत्पादन हो गया। तो कार का मूल्य ले लेंगे, ये सब टायर के उत्पादन का मूल्य ये सब नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये इसमें कार में जुड़ गया। ठीक है ना? तो ये देखा जाता है, जैसे ये चीजें इसमें हम कार ले लेंगे तो पूरी जीडीपी का जो अंतिम मूल्य है उसमें ये शामिल हो जाएगा वस्तु की कीमत में। ठीक है ना? जैसे इसमें क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि आप दोबारा पुनर्बिक्री कर रहे हो, पुनर्बिक्री शामिल नहीं की जाती। मतलब आपने कार खरीदी, फिर उसके बाद दूसरे को बेच दी, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो भी बिना सेवा के चीजें मिलती हैं, जैसे पेंशन हो गया, ठीक है ना, किसी के खाते में जो है कोई ट्रांसफर आ गया, ठीक है ना, कोई रेमिटेंस आ गया, तो ये सब जो है इसमें जो मतलब सेवाओं को क्रिएट नहीं करती, मतलब ऐसे मिल जाती हैं, उनको क्या क्या वो जीडीपी में शामिल नहीं करती। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि रिश्तेदारों में जो भी आप लेन देन करते हो वो भी शामिल नहीं होगा। आपको किसी की जरूरत थी, पैसे दे दिए, तो वो जो है कि शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? कुछ आपने उनके साथ काम कर दिया, कुछ सेवा दे दी, ठीक है, या कुछ आपने बना दिया, उत्पादन कर दिया, तो शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको केयर इकोनॉमी कहते हैं। तो जीडीपी में ये शामिल नहीं किया जाता। और बाकी हस्तांतरण, भुगतान, ये सब चीज़ें जो हमने देख ही लिया, ये सब चीज़ें तो ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन जीडीपी का पार्ट है, कौन सा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए जैसे जीडीपी की जो जीडीपी की गणना की जो विधियां हैं, इसमें जो है देखते हैं कि एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना? दूसरा है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। तीसरा है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, इसको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है ना? ये देखा जाता है अलग अलग स्तर पे जीडीपी कैसे की गणना की जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। देखिए जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, कोई नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो आपका मुद्रास्फीति भी उस वस्तु के कीमत को प्रभावित करेगी।
ठीक है ना? मान लीजिए कर भी प्रभावित करेगा, कर भी प्रभावित करेगा, वो भी कौन-सा अप्रत्यक्ष कर। क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं पे लगने वाला कर, ये तो जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना? तो इन सब के प्रभाव को भी यदि जीडीपी में शामिल कर लिया जाए, तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहेंगे, ठीक है ना? इसको यदि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अप्रत्यक्ष कर इत्यादि के प्रभाव को जब जीडीपी में शामिल किया जाता है, तब उसे नॉमिनल कहते हैं, ठीक है ना? अब देखिए सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए 2021 में उत्पादन हुआ, मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन हुआ 10 टन, ठीक है? इसकी कीमत मान लीजिए थी 10 लाख, इसका मौद्रिक मूल्य कितना था? 10 लाख था। अब वही वस्तु 2022 में, ठीक है, 10 टन ही उत्पादित हुई, लेकिन अब इसका मूल्य हो गया 12 लाख। इसका मतलब 2 लाख इन्फ्लेशन और जीएसटी की वजह से बढ़ गया। तो ये माना जाएगा कि जीडीपी जो है, उत्पादन तो नहीं बढ़ा, लेकिन ये माना जाएगा जीडीपी नॉमिनल जो है बढ़ गई। जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया? कि मुद्रास्फीति और जीएसटी ये सब के प्रभाव के कारण यदि इनका दर बढ़ गया, तो जो है आप देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी स्वतः बढ़ जाएगी। ये इसमें देखा जाता है कि यदि उत्पादन स्थिर रहे, अब मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है जीडीपी की गणना में। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि 2021 में उत्पादन 10 टन हुआ, इसकी कीमत हमने बताया 10 लाख मान लीजिए है, ठीक है ना? 2022 में उत्पादन 12 टन हुआ और इसकी कीमत हो गई 14 लाख, ठीक है ना? 2 टन उत्पादन तो बढ़ा, तो 10 से 12 टन तो हुआ। अब जैसे कि अब 14 लाख हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 14 लाख में देखेंगे मुद्रास्फीति का भी प्रभाव, मुद्रास्फीति का कर का प्रभाव शामिल है, ठीक है ना? कर का प्रभाव शामिल है। ये जो नॉमिनल जीडीपी में मुख्यतः ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई क्या चीज़ शामिल की जा रही है, क्या चीज़ शामिल नहीं की जा रही है, ठीक है ना? और दूसरा प्रकार हमने देखा कि जीडीपी एट रियल जीडीपी, मान लीजिए इसको जीडीपी रियल कह लीजिए आज, या जो है जीडीपी एट बेस प्राइस, स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना? इसमें क्या है, जो मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन है, कर है, इत्यादि का प्रभाव शामिल न किया जाए, तब उसे
रियल जीडीपी लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यदि मान लीजिए कि वही उदाहरण ले लीजिए, पिछला उदाहरण ही, कि मान लीजिए 2021 में 10 टन का उत्पादन हुआ, इसका मौद्रिक मूल्य 10 लाख था, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, सब चीज़ें 2022 में, ठीक है ना, 10 टन ही उत्पादन हुआ, तो इसकी कीमत 10 लाख ही मानी जाएगी। इसका मतलब जीडीपी एट रियल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, स्थिर रही। इसका मतलब ये उत्पादन पर निर्भर करता है, यदि उत्पादन बढ़ेगा तो ही रियल जीडीपी बढ़ेगी, यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रियल जीडीपी की वृद्धि नहीं होगी। जबकि हमने नॉमिनल जीडीपी में देखा था, यदि उत्पादन नहीं भी बढ़ रहा है तो भी मुद्रास्फीति के कारण जीडीपी एट मार्केट रेट पे नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये अंतर समझ में आना चाहिए। अब जैसे यही उत्पादन 12 टन हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब अब ये 12 लाख हो गया, 2%, 20% अब ये जीडीपी बढ़ गई है, रियल जीडीपी, ठीक है ना। ये देखा जाता है, ये वास्तविक स्थिति बताता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो है उत्पादन की वास्तविक स्थिति को, उत्पादन होगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगी। अगर हमें एक्चुअल गणना करनी है कि उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पता चल जाता है जब हम अगर नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी घटा दें तो हमें मुद्रास्फीति पर इत्यादि का प्रभाव पता चल जाएगा, कितना मूल्य प्रभाव पड़ रहा है इस कारणों से, ठीक है ना। ये देखा जाता है मुद्रास्फीति, अ, मुद्रास्फीति एवं कर के प्रभाव की गणना अगर ऐसे देखनी है तो नॉमिनल में से रियल जीडीपी घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा रियल जीडीपी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरा आता हमारा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। देखिए वैसे फैक्टर का मतलब कारक लागत, पहले कारक लागत समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करना है, बनाना है, कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए पहले क्या आएगा, नया प्रोडक्ट आएगा, कच्चा माल आएगा, ठीक है ना। फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी, रिफाइनरी होगी, प्रोसेसिंग होगी, जो भी चीज़ें हैं इसमें से, ठीक है। इसके बाद जो भी अगला डिजाइनिंग क्या क्या है, डिजाइनिंग, पैकिंग, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाया जाएगा, मेकिंग, डिजाइनिंग, पैकिंग इत्यादि करके तब प्रोडक्ट को क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है ना। तब उसका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। तो ये सब प्रक्रिया मतलब जो भी कारक इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब इसमें देखेंगे आप मशीनरी का भी प्रयोग होगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो रही हैं, उसमें देखा जाएगा कि कारक लागत क्या है, ठीक है ना। तो इसमें कारक कारक लागत क्या मानी जाएगी, जैसे मान लीजिए कच्चा माल है, ठीक है। तो अगर कच्चा माल पे सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, ठीक है, दे सकती है, और आप प्रोडक्ट पे सब्सिडी देगी तो कच्चे माल की कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जब प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो उसपे क्या लगा, उसपे कर भी लगेगा, अप्रत्यक्ष कर भी लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यदि हम
जो हमारा जीडीपी नॉमिनल है, इसमें से हम जो सरकार सब्सिडी दे रही है, उसको जोड़ दें, या मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें। ये क्यों जुड़ रहा है? देखिए, फैक्टर कास्ट में हमें सिर्फ फैक्टर वाली जीडीपी निकालनी है। तो जबकि फैक्टर में हमने बताया कि कच्चे माल में सरकार की सब्सिडी भी जुड़ी हो सकती है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पे कर भी जुड़ा हुआ होता है। तो हमें वो सब चीज़ों को हटा के हमें सिर्फ कारक लागत देखनी है कि वास्तव में जितना हमने उस प्रोडक्ट बनाने में खर्चा किया, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा किया वो कितना है, वही उसकी कारक लागत है। तो यदि मान लीजिए सरकार कुछ टैक्स उस पे लगा रही है, तो टैक्स को घटा दीजिए। यदि मान लीजिए सरकार ने कुछ सब्सिडी दे रखी है, तो उसको जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए कच्चा माल मिलता था, सब्सिडी की वजह से 90 रुपए का मिल रहा है। हमने 90 रुपए कच्चा माल लगा के प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन वास्तविक कीमत 100 रुपए है, 10 रुपया जोड़ेंगे ना सब्सिडी का, 10 रुपया जोड़ेंगे। तो इसीलिए इसमें सब्सिडी जोड़ दी जाती है और अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है, ठीक है ना? अब तब जब घटा दिया जाएगा तब क्या लग जो है निकल के आएगा, ये नॉमिनल जीडीपी में से घटा देंगे तो फिर निकल के आएगा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट बराबर ये हो जाएगा आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है ना? तो ये समझ में आना चाहिए कि सब्सिडी क्यों जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष क्यों घटाते हैं। हमें कारक लागत लेनी है। तो उस प्रोडक्ट में कारक उसका जो बनने में कीमत बनी लगी थी, उसमें सरकार का सब्सिडी भी शामिल हो सकती है और उसमें अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर हटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो कारक लागत निकल आती है, ठीक है ना? तो कारक लागत निकल आती है, तो इस तरह से जो है फैक्टर कास्ट की जीडीपी निकाली जाती है। अब हम देखेंगे कि जो है कि राष्ट्रीय आय, ठीक है? राष्ट्रीय आय से पहले हम एक नेट जीडीपी हम देख लेते हैं, ठीक है ना? नेट जीडीपी मतलब इसको एनडीपी कह लीजिए, ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि कारक लागत जो है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो उसमें जो भी कारक लागत आती है, तो कारक लागत में जो भी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, उसमें धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे आपने सेटअप बना रखा है कि भई इतनी मशीन हमारे इस प कंपनी में काम क लगी हुई है। तो धीरे-धीरे क्या होगा, उसके कंपनियों के मूल्य में हरासमेंट आएगा, मतलब उसमें कभी खराबी आएगी, चीज़ें आएँगी, धीरे-धीरे उसके एसेट में कमी आती रहेगी, ठीक है ना? तो जिसको कहा जाता है मूल्यह्रास, क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। मान लीजिए अभी आपने नया-नया कुछ शुरू किया है, तो उसका मूल्यह्रास का नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब कुछ समय बीतेगा तो कई सारे उसको बनवाने में सब चीज़ें खर्च होंगी और भी चीज़ें खर्च होंगी। ये देखा जाएगा कि कितनी उसमें पैसे अलग से खर्च हो रहे हैं जो मूल्यह्रास है उसका, और उसकी कीमत भी घट जाएगी। मान लीजिए आपने जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कार खरीदी, तो उसका मूल्यह्रास धीरे-धीरे घटता जाएगा, क्योंकि उसके इंजन पुराने हो गए, उसके पार्ट्स पुराने हो गए, तो मूल्यह्रास उसका हो रहा है ना? उसी तरह से किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी मशीनरी कार्य करती है, उसका भी मूल्यह्रास होता है, ठीक है ना? तो यदि मान लीजिए जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन घटा दें, डिप्रिसिएशन घटा दें, मूल्यह्रास घटा दें, तब ये आ जाएगा एनडीपी आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको निकाला जाता है ताकि हमें वास्तविक स्थिति पता चले। भई यदि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोडक्ट के कई सारी चीज़ों का ह्रास भी होता है, तो वो भी चीज़ें हमें घटानी मतलब घटानी चाहिए। क्यों घटानी चाहिए? जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि
अभी उसने 2020 में मान लीजिए कंपनी शुरू किया, तो उसका अभी क्या है कि ना बहुत नॉमिनल सा उसका ह्रास होगा कम मशीनरी सिस्टम में। 2021 में देखेंगे तो उसको मशीनरी को और रन करने के लिए कुछ चीज़ें पार्ट खराब हो गए, चीज़ें खराब हो गई, तो वो उसको उसको उसमें ऐड करता है ना वो। मशीन खराब हो गई या और प्रोडक्ट कोई खराब हो गया, पार्ट खराब हो गया, तो उसमें क्या करेगा, जब उसमें वो एडिशनल पैसा लगाएगा, तब मशीन रन करेगी, तब प्रोडक्शन उसका होगा, वस्तु बनेगा ही। तो अब जैसे जितना उसने मूल्यह्रास करने में पैसा लगाया था, उसको घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तो हमें ना उसका नेट मिल जाएगा ना, कि हाँ, वास्तव में इतना ही पैसा लगा है, अगर मशीन उसकी सही होती तो ये पैसा नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये भी कारक जो है देखा जाता है कि जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन घटाते हैं। तो घटाने का कारण समझ में आया ना? कि इसलिए कि उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो जो उसमें वस्तु के उत्पादन में जुड़ जाती हैं, तो भी कास्ट जुड़ जाती है। ठीक है ना? तो लेकिन जो फैक्टर कास्ट में जुड़ जाएगी, एक तरह से देखा जाए। तो ऐसे में यदि उसको घटा दिया जाए तो हमारी एनडीपी निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना? अब इसी का प्रयोग, इन सब का प्रयोग हम जब राष्ट्रीय आय में देखेंगे तो नेट वाली ही हमें प्रोडक्ट की कास्ट लेनी होती है। ठीक है ना? तो हम राष्ट्रीय आय पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें शर्त ये है, देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है ना? इस इसका मतलब अब देखिए, इसमें सीमा की बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें उत्पादन कौन कर रहा है, इस पर ध्यान इसका मतलब यदि भारतीय कंपनी है, भारत के नागरिक हैं, तो यही उसका जो भी उत्पादन करेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं का, उसी के मौद्रिक मूल्य का योग जोड़ा जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए, ये देश हो गया, मान लीजिए भारत या अमेरिका। ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे कंपनियां, दो कंपनियां हैं। ये कंपनी क्या है, ये भारत की है। ठीक है? और बी कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। ठीक है? ये अमेरिका है, इसमें मान लीजिए एक सी कंपनी है और एक डी कंपनी है। सी कंपनी भारत की है और डी कंपनी अमेरिका की। ठीक है ना? अब मान लीजिए इस भारत के जीएनपी में, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं, सॉरी, यहाँ राष्ट्रीय आय नहीं रही, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये। सॉरी, मैंने गलत से लिख दिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, जीएनपी की। ठीक है, अभी इसके राष्ट्रीय आय इसके बाद में देखेंगे, इसी से निकलेगा। ठीक है ना? तो सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की बात हो रही है। ठीक है ना? अब मान लीजिए भारत की जीएनपी क्या कैसे कैलकुलेट होगी और अमेरिका कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है ना? तो देखिए, अब इसमें जो आएगा, इसमें भारत का, उसमें ए, अब यहाँ जो अमेरिका में होगा, ये सी जुड़ जाएगा, लेकिन बी घट जाएगा। ये भारतीय कंपनी ने उत्पादन किया, ये अमेरिका में उत्पादन किया भारतीय कंपनी ने, लेकिन बी जो है भारत में अमेरिकी कंपनी है, ये जो है भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादन नहीं है, मान लीजिए।
तो ये जो है फिर ये घट जाएगा, तो जीएनपी भारत की ये मानी जाएगी। अमेरिका की जीएनपी क्या मानी जाएगी? अमेरिका की जीएनपी होगी, डी तो है अमेरिका का, और प्लस यहाँ पे उसका बी है, और माइनस सी भारत का घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। यदि मान लीजिए भारत की कंपनी अमेरिका में कार्य कर रही है, तो वहाँ का जो उत्पादन करेगी, जो मौद्रिक मूल्य आएगा, वो भारत के जीएनपी में ऐड हो जाएगा। भारत के नागरिक यदि उत्पादन कर रहे हैं अमेरिका में, भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ये जुड़ेगा। ठीक है ना? और यदि मान लीजिए भारत में अमेरिका कंपनी कार्य कर रही है, और भी देश की कंपनियां हैं जो भी मान लीजिए, तो उसमें जो है उनका जो भी उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है उसको घटा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो नेट इनफ्लो है वो जुड़ेगा, और जो नेट आउटफ्लो है वो घटेगा। आउटफ्लो मतलब जो भारत से बाहर चला जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है, उसको क्या करेंगे हम? घटा देंगे। ठीक है ना? तो तब क्या निकलेगा? तब निकलेगा उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे अगर एक लाइन फार्मूले के तौर पे देखें, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जीएनपी बराबर नॉमिनल जो हमारी जीडीपी है, इसमें प्लस आप हम नेट इनफ्लो जोड़ दें, और माइनस नेट आउटफ्लो घटा दें, तो क्या हो जाएगा? जीएनपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, जीएनपी निकल के आ जाएगा। अब जैसे देखिए, अब जीडीपी और जीएनपी में संबंध क्या बन रहा है, यहीं से देख लीजिए। यदि मान लीजिए हमारे यहाँ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है भारतीयों के द्वारा, अन्य देशों में भी हो रहा है, इसका मतलब भारत में तो जो हो रहा है, बाहर से भी यदि मौद्रिक मूल्य बढ़ रहा है, तो देखेंगे जीडीपी, भाई हमारी जीडीपी मान लीजिए जितनी है देश का, घरेलू स्तर पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना? तो अब देखेंगे जितना बाहर से यदि बाहरी कंपनियां काम कर रही हैं, इसका मतलब अपना निवल मूल्य जो भी है, लाभ है, वो बाहर भेजेंगी लाभांश। इसका मतलब भारत से पैसा चला जाएगा। यदि ये कम रहे और नेट इनफ्लो ज़्यादा रहे, इसका मतलब जीएनपी हमारी ज़्यादा रहेगी, जीएनपी ज़्यादा रहेगी। और यदि मान लीजिए ये कम है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब जीएनपी जो है जीडीपी में से और घट जाएगी, तो इसका मतलब जीएनपी और कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये जो है ध्यान में रखना होता है कि भाई राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है, और दोनों की गणना कैसे की जाती है। ठीक है ना? अब मान लीजिए यदि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, इसको हम एन पी कह देंगे, तो सेम वही चीज़ है, एन पी बराबर हो जाएगा जो हमारा जीएनपी है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से हम मूल्य ह्रास घटा दें। मूल्य ह्रास क्या करें? घटा दें। और जीएनपी हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, यदि जीडीपी के फॉर्म में एनएनपी लिखना है, ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्लस नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो माइनस मूल्य ह्रास। और इसी को हम क्या कहेंगे? जीएनपी। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहेंगे? जीएनपी। ठीक है ना? अब इसी एनएनपी से ही हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो है देखा जाता है
ये मतलब एनएनपी की गणना की जाती है। ठीक है ना? तब हम देख लेते हैं आगे कि जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी। ठीक है ना? नेशनल इनकम की गणना, क्योंकि हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय आय पर आना था, तो हमें जीडीपी और जीएनपी पढ़ना था। उसके बाद तब हमने नेट देखा, नेट जीडीपी और नेट जीएनपी, ठीक है ना? तो उसके बाद हम फिर राष्ट्रीय आय पे पहुँचे हैं, ठीक है ना? और जो है जीडीपी हमने बताया अर्थव्यवस्था का आकार को दर्शाती है, जितना हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी उतना हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी होगी, ठीक है ना? जैसे अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो उसका माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का आकार उसका दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है ना? अभी हम वैश्विक स्तर पे भी सारे जो मुख्य बड़े देश हैं अर्थव्यवस्था वाले, उनको कंपैरिज़न करेंगे, उनका डाटा भी देखेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए जब एनएनपी की गणना एनएनपी की गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है। किस पे की जाती है? फैक्टर कास्ट पर की जाती है। तब वह जो है उस देश की वैसे मैं सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ, तो इसको आप इसी तरह से नोट भी कर लेंगे अपने नोट्स में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अपनी इस तरह लिखे रहेंगे, तो कभी भी रिवाइज़ जल्दी कर लेंगे एग्ज़ाम के समय में, ठीक है ना? तो देखिए अब भाई हमने एनएनपी की गणना किया, लेकिन कह रहा है एनएनपी गणना यदि फैक्टर कास्ट पे की जाए। मतलब ये अब एनएनपी में भी जो भी अ, इन्फ्लेशन और सब्सिडी वाले जितने भी प्रभाव हैं, उसको घटा दिया जाए, तब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएँगे। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय की गणना हो पाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय की भी गणना हो पाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना अगर करनी है, तो उसमें जितना भी मुद्रास्फीति का प्रभाव घटा दीजिए, उसमें जितना सब्सिडी सरकार दे रही है, मान लीजिए राष्ट्रीय आय के गणना में वो भी घटा दीजिए, घटा नहीं जोड़ दीजिए। ये सब जो प्रभाव जितने भी हैं, उसको सब मिनिमाइज़ कर दीजिए, मतलब सब खत्म कर दीजिए, तो जो एक्चुअल में चीज़ें निकल कर आएँगी, वही उसकी राष्ट्रीय आय मानी जाएगी। राष्ट्रीय आय जब मानी जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी उसी से हम जनसंख्या से भाग देके निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए हमने क्या अभी बताया, एनएनपी मतलब कि जीएनपी जो भी है, मतलब जो तुम्हारी क्या है, जीएनपी है, उसमें से हमने क्या कहा था? नेट में से हमने मूल्यह्रास घटा दिया था, ठीक है ना? मूल्यह्रास घटा दिया था। अब देखिए इसके बाद अब ये कह रहा है कि अब हमें एनएनपी फैक्टर कास्ट पे निकालनी है। हमने कहा था कि अब इसमें से हमें यदि इसमें हम सब्सिडी जोड़ दें, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें, चीज़ें आ जाएँगी। इसका मतलब फैक्टर कास्ट पे हमारी क्या हो जाएगी, जीएनपी तो रहेगी रहेगी, या ऐसे लिख सकते हैं अभी कि एनएनपी जो भी है हमारी, इसमें हम सब्सिडी जोड़ दें और इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें, तो क्या हो जाएगा ये? फैक्टर कास्ट पे एनएनपी निकल आएगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट होगा, यदि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में सब्सिडी जोड़ दें, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें, तो हमारी ये एनएनपी एट फैक्टर कास्ट पे होगी। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? ऑप्शन दे देंगे, जीडीपी एट, या ऐसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहला ऑप्शन, दूसरा जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा कि नेट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, चौथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कास्ट पर।
चौथा ऑप्शन जो माना जाएगा कि फैक्टर कास्ट पर जो भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करेंगे वही राष्ट्रीय आय मानी जाएगी। इसका मतलब देखिए, हमने इसको निकालने के लिए क्या किया, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया। इसका मतलब मूल्यह्रास वाला पार्ट यहाँ से मिनिमाइज हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद जो और प्रभाव है मुद्रास्फीति का, कर का, उसे भी घटा दिया जाए तो एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बन रही है जो है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो वही मानी जाएगी राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। जैसे इसमें एक चीज और फार्मूला से मान लीजिए इधर उधर करके पूछ सकता है। हमने क्या बताया कि एन एन पी एट फैक्टर कास्ट बराबर एन एन पी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अब एन एन पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, जी एन पी माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस इन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो देखिए जीएनपी हमने क्या बताया, जीएनपी क्या लिख सकते हो, जीएनपी हमने लिखा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस इनफ्लो, नेट इनफ्लो और फिर माइनस मूल्य ह्रास प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हम लिख सकते हैं एनएनपी फैक्टर कास्ट में सबसे बड़ा सब जोड़ के फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब इसमें से चाहे ये फार्मूला दे देगा चार, उसमें प्लस माइनस कर देगा, चाहे ये फार्मूला दे देगा प्लस माइनस करके चार ऑप्शन बना देगा, या ये फार्मूला देके बड़ा सा लगेगा बहुत कठिन सवाल हो गया, तो उसमें जो है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। जब नेट निकालेंगे तो मूल्यह्रास तो घटेगा घटेगा, ठीक है ना। और जब फैक्टर कास्ट में निकालेंगे तो सब्सिडी जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो घट जाए और जुड़ जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स घट जाएगा। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। देखिए, तो जब हम निकाल लिया राष्ट्रीय आय की गणना हो गई, हमने राष्ट्रीय गणना कैसे बताया कि जब नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है तो वो जो मूल्य निकल के आता है वही उसकी राष्ट्रीय आय कही जाती है, ठीक है ना। तो जब राष्ट्रीय आय गणना हमने कर लिया, यदि हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटे जो भी जनसंख्या उस देश की है, ठीक है ना। तो पर कैपिटा इनकम निर्भर करेगी, मान लीजिए भारत की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है लेकिन जनसंख्या भी उसी अनुपात में ज्यादा है तो हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। मान लीजिए जापान है, जापान की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, ठीक है, राष्ट्रीय आय भी अधिक है और जनसंख्या कम है, ऐसे में उसका पर कैपिटा इनकम अधिक हो जाता है ना, पर कैपिटा इनकम अधिक हो जाता है। ये चीजें ध्यान देनी रहती है, कैसे चीजें घट बढ़ सकती है, फार्मूले में रख देंगे तो चीजें निकल कर आ जाएंगी, ठीक है ना। अब एक और आज गणना किया जाता है जो है ग्रीन जीडीपी का। ग्रीन जीडीपी मतलब जो जीडीपी हमारी है उसमें से पर्यावरणीय क्षति मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाए। मतलब जब आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, तो ऐसी क्रियाओं के साथ साथ पर्यावरण की भी क्षति होती है। यदि हम पर्यावरणीय क्षति की गणना कर ले कि इतनी क्षति हुई है, पर्यावरण की हानि हुई है, तो उसको एक मौद्रिक मूल्य में, एक पैसे में उसको कन्वर्ट कर दें,
तो जितना हमारी जीडीपी है उसमें से घटा दें तो ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी। ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी। जैसे भूटान है अपना पड़ोसी देश, तो भूटान जो है ग्रीन जीडीपी जारी करता है। अपना जीडीपी के आंकड़े नहीं, वो ग्रीन जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। अपने ग्रीन जीडीपी का नाम उसने रखा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH रखा है, GNH। तो देखा जाए तो जैसे कि हम जिस गति से पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं, उसका हम आकलन उस तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसी देखेंगे, ऐसी घटनाएँ जो है कि अब तेज़ होने लगी हैं, पर्यावरणीय क्षति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन यदि हम उसके भारत के स्तर पे देखा जाए, यदि हम उसका मौद्रिक मूल्य निकालें, तो देखेंगे कि मौद्रिक मूल्य कहीं-कहीं कुछ एरिया में माइनस चला जाएगा। मतलब इतना अधिक हो जाएगा कि जीडीपी से भी माइनस हो जाएगा। जीडीपी घटाने पर हमारी चीज़ें माइनस आ जाएँगी। जैसे अगर देखा जाए कि कुछ पहाड़ी बेल्ट हैं, जैसे अभी आपने देखा उत्तराखंड की जो घटना घटित हुई है, ठीक है ना? जोशीमठ की। अब देखेंगे जैसे उसमें क्या है, यदि मान लीजिए वहाँ पे जो भी चीज़ें जुड़ रही हैं, या मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई कंपनियाँ उत्पादन के लिए आ रही हैं, या और भी जो नए-नए छोटे-छोटे वहाँ पे मार्केट खुल रहे हैं, तो समस्त जो भी एक छोटे से पॉकेट को लेके मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसमें मान लीजिए जो भी आपने एक्स मौद्रिक मूल्य का उत्पादन किया सेवाओं का और वस्तुओं का 1 साल में, लेकिन उसकी गणना यदि हम पर्यावरणीय छत के आधार पे करें, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हमने पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा कर दिया और ये उत्पादन हमने कम किया। इसका मतलब अब ये ग्रीन जीडीपी माइनस हो जाएगी। ग्रीन जीडीपी माइनस हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ हमें जो है कि हमें यही ध्यान देना चाहिए कि जो है कि ये सब भी कैलकुलेट होना चाहिए, ताकि हर एक नागरिक को पता चले कि जो है कि हम किस कदर संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। और पर्यावरणीय क्षति में हम करने में इतने उतावले हो गए हैं कि हम बढ़ते जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा हमारे पास नहीं है। किस लिए? कि हमारी ज़रूरतें, आकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। वैसे दूसरे टॉपिक का मुद्दा है, जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और सोशल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें देखेंगे उसमें, ठीक है ना? तो भूटान जो है ग्रीन जीडीपी जारी करता है, ठीक है ना? अब जैसे कि एक जीडीपी की तुलना होती है, हम अपने देश के अन्य देशों से तुलना करते हैं भाई, किसकी विकास दर बढ़ गई, किसकी घट गई, कितना हो गया। तो जीडीपी की तुलना उसी से की जाती है भाई, इसमें वृद्धि दर अमेरिका में कम रही, भारत में ज़्यादा है। इसमें देखेंगे भारत और तेज़ी से इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जा रहा है, ज़्यादा उसमें विकास दर है। तो विकास दर मतलब ये होता है कि जो है जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि दर कैसे की गणना करते हैं? जैसे मान लीजिए कि 2021 में हमारी जीडीपी 100 थी। मान लीजिए 100 लाख करोड़, मान लीजिए 100, ठीक है ना? अब इसके बाद 2022 में हो गई 112। तो आप जो परसेंटेज ग्रोथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 112 माइनस 100 बटे 100। इसका मतलब 12%। 12% क्या हुआ? हमारी विकास दर हो गई, ठीक है ना? वैसे विकास दर जो है, अगर देखा जाए विकास की अवधारणा में, इसको विकास दर नहीं कह सकते, इसको समृद्धि दर कह सकते हैं, क्योंकि विकास की अवधारणा गुणात्मक है। अब इस विकास दर में हमें ये देखना होगा कि कितना हमने पर्यावरणीय एवं अन्य जो भी विकास के पहलू हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उन सब में हमने कितनी प्रगति किया है। उन सब के यदि पैमाना हम को कैलकुलेट हम न्यूमेरिकल वैल्यू में करें, तो निकल के आ पाएगा विकास दर। लेकिन ये आप बोलचाल में सब विकास दर ही कहा जाता है, लिखा हुआ विकास दर ही जाता है, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में यदि विकास के सेंस से समझा जाए, तो ये सब मायने उसके आते हैं, ठीक है ना? तो हम जो है
तो जो तुलना करनी है जीडीपी की तुलना करनी है, तो उसमें हम देखिए, तो 2 स्तर पे की जाती है। और एक है परचेजिंग ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अभी कहेंगे कि भारत की जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है? मान लीजिए अभी 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है ना? इसका मतलब डॉलर की तुलना में अब इसमें क्या हो गया कि जितना 1 डॉलर बराबर जितना रुपया था, उसी से हमने क्या किया, हमने किसी भी देश की जो जीडीपी गणना की जाती है, वहाँ के अपने मुद्रा में की जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में जब देखा जाए विनिमय दर के आधार पे, तो जितना उस देश में डॉलर की कीमत बन रही है उस घरेलू मुद्रा की तुलना में, तो उसे कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं, तो वो एक तुलना करने के लिए भाई यहाँ देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर डॉलर में ही सब देशों की जीडीपी देखी जाती है कि भारत की ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका कितनी है, ठीक है ना? चीन कितनी है, तो उस तरह से। और यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे तुलना किया जाता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं क्रय शक्ति समतुल्यता। तो मतलब कि देखा जाए जो मुद्रा है, जिस देश मान लीजिए भारत की मुद्रा रुपया है, तो मुद्रा की जो है कि किसी वस्तु के खरीदने में, ठीक है ना? उपभोग करने में कितनी खर्च हो रही है, ठीक है ना? यहाँ घरेलू मुद्रा लिख लीजिए। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में, ठीक है ना? इस तुलना करनी है, ज़ाहिर-सी बात है 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मान लीजिए कि हमने 2 बकेट लिया। एक बकेट मान लीजिए भारत में लिया और एक अमेरिका में। अब आप किसी भी देश से तुलना कर सकते हो, कोई सी बात नहीं है, ठीक है ना? मान लीजिए इसमें हमने कुछ 10 वस्तु रखी, ठीक है? 10 वस्तु यहाँ रखी, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि इन 10 वस्तु को खरीदने में भारत में सेम वही रखेंगे, अलग नहीं। भारत में खरीदने में कितना रुपया लगा और अमेरिका में खरीदने में कितना डॉलर लगा, ठीक है? तो आप पाएँगे कि भारत में जो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप भारत में देखेंगे, ₹50 में भी खाना खा सकते हैं कहीं। कहीं पे जो है कि आप ₹500 में भी खाना खा सकते हैं, ठीक है ना? अगर वही चीज़ खाने में वही आइटम अगर आप अमेरिका में खरीदना चाहेंगे, वही खाना, वही क्वांटिटी लेकर, तो आप देखेंगे वहाँ डॉलर तो लगेगा कि भाई मान लीजिए यहाँ पे आपने किया तो जैसे मान लीजिए ₹500 में आपने खाना खाया, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा, तो खाना खाने में पता चला यहाँ पे आपने $50 दिए, $50 दिए, लेकिन $50 तो दिए, यहाँ ₹500 लग रहा है कि ये ज़्यादा है या कम है? नहीं। अब इसको तुलना करिए। अब देखिए कि ये कितना हो गया, अगर रुपया में बदलेंगे तो 50 गुणे 80 कर लीजिए मोटा-मोटा, तो कितना हो गया, ये 4000 हो गया। 4000 हो गया। इसका मतलब ₹4000 में पता चला कि जी भारत में 8 लोग खा लेंगे, ठीक है ना? तो ये देखा, जिसका मतलब हमारे यहाँ जो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, पावर पैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है कि क्योंकि रुपए की तुलना में डॉलर बहुत ज़्यादा कीमत वाला है, मूल्य का है। ₹1 मतलब $1 ₹80 के बराबर है, कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए जब पावर परचेजिंग पैरिटी की तुलना की जाती है, तो भारत की जीडीपी बढ़ जाती है और विश्व में
जो है कि दूसरे तीसरे स्थान पे आ जाती है। अभी हम देखें कितने स्थान पर है पीपीपी पर आधार पर ही, ठीक है ना? अभी लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं, ठीक है ना? तो और जो है कि ट्रिपल पी के आधार पर भारत की जीडीपी बढ़ जाती है, ठीक है ना? कभी चीन, भारत, अमेरिका हो जाता है या अमेरिका भारत हो जाता है। अभी देखते हैं कौन आगे पीछे है, ठीक है ना? तो इस तरह से परचेजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे हम जीडीपी की तुलना अन्य देशों के साथ करते हैं, ठीक है ना? तब हम आगे देख लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे हम जो है कि तुलना कर लेते हैं ग्लोबल जीडीपी 2022 का आंकड़ा आ गया होगा। यहाँ डाल दीजिए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? तो यहाँ पे ये जीडीपी फोरकास्ट है, ये विकास दर है इसमें दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं 2022 का है ये डाटा, 2019 का है। 2022 का डाटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये 19 का ही है कि ये डाटा है हमारा, ईयर कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है ना? ये देखिए ग्लोबल जीडीपी ये है 2022, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे 25.3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की है, चाइना की 19.9 है और इंडिया की 3.3 है। ये ग्लोबल जीडीपी 2022 का है, ठीक है ना? ये हो गया इस तरह से। और 25 हो गया, पिछले तुलना में 22 से ज़्यादा बढ़ गया। कितना है ये? ये है 2000, धीमा चल रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं चीन, अमेरिका और भारत की जीडीपी में, ठीक है ना? तो ये जो है कि अब देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे अमेरिका हो गया, दूसरे पे चीन हो गया, तीसरे पे जापान हो गया, जापान 4.9 हो गया। और यहाँ देखेंगे, अच्छा यूरोपीय कंट्री के इसमें नहीं दिया, हाफ ही दिया है ना, तो इसका पूरा वाला भी फिगर आना चाहिए। ये जो है इसमें या यहाँ पे जो है उसका यूरोपियन यूनियन का है, अब यहाँ 2.95 पिछले साल का है ये।
इस 2022 का नहीं है, 2021 का है। इसमें इमेज में आ नहीं रहा है। आईएमएफ की वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी। आप जो है ट्रिपल पी का भी देख सकते हैं, ट्रिपल पी पे देख लेता हूँ सर्च करके। ठीक है ना? अब यहाँ ट्रिपल पी पे देखिए 21 का है, ये 22 का डाटा है। तो 21 का डाटा है, 2000 तीसरे नंबर पे भारत था, ठीक है ना? तो यहाँ देख लीजिए पूरे विश्व का दिया हुआ है, ठीक है ना इसमें? तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट का हो गया, चाइना का हो गया, जापान का 4.9 हो गया, और यूरोपियन यूनियन में देख लीजिए। आप इधर देखेंगे जर्मनी का 4.5 है, जर्मनी का। फ्रांस का 2.9 है, यूके का 3.4 है। तो आप देखेंगे पहले नंबर पे हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे 4.9 है तो जापान हो गया, चौथे पे जर्मनी हो गया, और पांचवें पे यूके हो गया, छठे पे भारत हो गया, सातवें पे फ्रांस हो गया, ठीक है ना? ये जो है इसको डाउनलोड करके जो है रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पावर, उसके आधार पे डॉलर के कंपैरिजन में। और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे भी इसी तरह से आपको डाटा मिल जाएगा। इसका ही आ रहा है 22 पे नेट पे होगा कहीं न कहीं। जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी पर है, ठीक है ना? इसमें देखेंगे चाइना का 25 पॉइंट समथिंग हो गया, इंडिया का 10.5 हो गया, यूनाइटेड स्टेट का 15 हो गया। इसका मतलब पहले चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे भारत हो गया, ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे जैसे आपको डाटा ये सब एग्जाम में देने जाना है जब, तो आपको क्या करनी है, आपको तुरंत जो है मोबाइल खोल के ये सब डाटा करेक्ट कर लेना है। 22 में कौन है, तो आप 8-10 देशों का बना लेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना? और भारत का देखना है, सीएसओ जारी करता है जीडीपी के आंकड़े, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ लास्ट 5 ईयर, यहाँ डाल सकते हैं पीआईबी, पीआईबी डाल दीजिए, ठीक है ना? या सीएसओ डाल दीजिए।
अभी 2022-23 तक का दिखाएगा, मतलब जो भी अभी आंकड़ा आ जाएगा। अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे परसों आ रहा है 31 जनवरी को, तो उसमें जो है कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ये 2019 तक का दिखा दे। मैं ग्राफ देखना चाह रहा हूँ एक, जो है कि पिक्चर बन के आता है, पीआईबी का रिलीज होता रहता है, तभी इकोनॉमिक सर्वे में आपके आ जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे आने दीजिए, तो उसमें सारा अपडेट देख लेंगे, ठीक है ना? 2 दिन बाद आ रहा है। इसमें देखिए 18-19 पुराना डाटा दिखा रहा है क्यों? तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये और दिया हुआ है। जो एक चीज़ सर्च में गलती हो रही, इंडिया नहीं लिख रहा है, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है ना? इस वजह से नहीं दिखा रहा है। देखिए ये जो है 19 तक का है, और ये 2022 तक का है। ये देख लीजिए, 21 में 8.1 का है, और 2022 में 8.16 है। तभी ये डाटा आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का, तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा कितना है, ठीक है ना? एक्चुअल में आ जाएगा। तो जैसे नेट पे सब भी सर्च करते रहा करिए, देखा करिए जो है चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ठीक है ना? ज़्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट फॉलो किया करिए, उसमें डाटा आपको ठीक मिलेगा, ठीक है ना? तो ये सब जो है देख लीजिए, हमने पावर परचेजिंग पावर पैरिटी दिखा दिया, और डॉलर की तुलना में दिखा दिया, ठीक है ना? तभी ये आईएमएफ जारी करता है, इन देखिए लिखा होगा यहाँ पे, जो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये विजुअल कैपिटलिस्ट का है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें सारा ग्राफ बना हुआ है। आपको सभी देशों को रटने के बजाय ये 3-4 बार आप जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनको आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमने राष्ट्रीय आय आज देखा कि राष्ट्रीय आय गणना के लिए कौन जीडीपी जीएनपी क्यों पढ़ना होता है, और इसकी गणना जीडीपी जीएनपी कैसे करते हैं, दोनों में अंतर देख लिया, ठीक है ना? और जीडीपी अर्थव्यवस्था में कैसे क्या दर्शाती है, अर्थव्यवस्था का आकार को दर्शाती है, ठीक है ना? हमने ग्रीन जीडीपी भी देख लिया, और थोड़ा जो है अन्य देशों के साथ भारत की जीडीपी की तुलना भी देख लिया, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, और जो है डॉलर की तुलना में, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हो गई। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके बाद फिर क्लास ऑफ होगी। जैसे देखा जाए कि ये 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है ना? और 1 बिलियन होता है कि 1000 मिलियन, 1 बिलियन में, और 1 ट्रिलियन में जो होता है 1000 बिलियन होता है, ठीक है ना? इसका मतलब इसमें कितने 10 घाते 6 हो गया, इसमें 10 के पावर 9 हो गया, इसमें 10 के पावर 12 हो गया। ये जान लीजिए, थोड़ा एक मिलियन ट्रिलियन बिलियन जानना आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये 1 मिलियन कितने बराबर होता है, बिलियन कितना होता है, ट्रिलियन कितना होता है, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए मोबाइल में, कि हमने बताया कि भारत की जीडीपी कितनी है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर,
ठीक है? तो 3.3 में आप मान लीजिए 80 का गुणा कर दीजिए। कितना हो गया ये? अब ये हो गया 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26, ठीक है ना? ये हो गया आपका 264 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब $80 मान लीजिए, ठीक है ना? अब 264 गुणे 10 घाते 12 कर दीजिए, ये रुपया में बदल जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए कोई पूछ ले तो कैसे आप जवाब देंगे ट्रिलियन 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 और बिलियन और मिलियन में, ठीक है ना? तो इस तरह से आप रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को रुपए में डॉलर में कन्वर्ट किया गया है। पहले ट्रिलियन से भाग दे दिया गया, फिर इसके बाद में डॉलर से भाग दे दिया गया, तो ये निकल के आ गया, ठीक है ना? तो ये रहा आप नेशनल इनकम की क्लास। अब आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा, ये क्लास कैसी लगी आप सभी को, ठीक है ना? ज़रूर बताइए और चैनल को अपने ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इकोनॉमी का ही आप सब लोग को लाभ पहुँचाइए, ठीक है ना? मेरा प्रयास छोटा-सा है, तो आप सब भी थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है? इसको लोगों तक पहुँचाइए। जी, थैंक यू।